बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के हवाले से। आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी पार्क लेन रेफरेंस में, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद मैंने आपको ये भी डेवलपमेंट बताई थी कि आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करने का दायर करने का फ़ैसला कर लिया है नैब ने। वो जो फ़र्द जुर्म लगाई गई थी, फ़र्द जुर्म की जो चार्ज शीट है वो आज जारी की है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने। ये 17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है और चार्ज शीट है, और इसके अंदर जहाँ पर जो जो सवालात और इल्ज़ामात हैं आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ वो अदालत ने बड़े डिटेल में लिखे हैं। और जो बातें हुई, जो मुकालमा हुआ जज का और आसिफ ज़रदारी का, जो आसिफ ज़रदारी की ख्वाहिश थी कि वो अदालत के ऑर्डर पर आना चाहिए, वो ऑनरेबल जो जज हैं आज़म ख़ान साहब, उन्होंने डिटेल सारा जो आसिफ ज़रदारी बोलते रहे, जो आसिफ ज़रदारी कहते रहे, वो सारे का सारा अदालत ने वो भी मेंशन कर दिया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पार्क लेन रेफरेंस जो कि बड़ा अहम रेफरेंस है, ये 13 मुल्ज़मान हैं और 13 मुल्ज़मान में आसिफ ज़रदारी हैं और उनके साथ ओमनी ग्रुप वाले हैं। अब इसमें जो एलिगेशन है, जो नैब को जवाब जमा करवाया गया था आसिफ ज़रदारी के हवाले से, आसिफ ज़रदारी ये एलेज करते हैं कि 1999 में एक कंपनी थी जो पार्क लेन के नाम से सदरुद्दीन बाशवानी, उससे आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि मैंने ख़रीदी थी। इस कंपनी के अंदर जो आसिफ ज़रदारी के अलावा इकबाल मेमन, बिलावल ज़रदारी उस वक्त माइनर थे जब यह कंपनी में उसको शेयर होल्डर बनाया जा रहा था, रहमतुल्लाह मोहम्मद यूनुस, अल्ताफ़ हुसैन, ये आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि मेरे पार्टनर थे। और साथ आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि मैं सिर्फ़ 25% हिस्से का मालिक था पार्क लेन कंपनी का। और आसिफ ज़रदारी ये कहते हैं कि 1 सितंबर 2008 को मैंने कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी, मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था। और साथ आसिफ ज़रदारी ने यह कहा कि जब मैं सदर बना था तो तब मेरे पास कोई पार्क लेन कंपनी का ओहदा नहीं था, लेकिन ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये ज़रूर है, ये बात आसिफ ज़रदारी की ठीक है कि उसने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन हकीकत ये है कि वो कंपनी की जो डायरेक्टरशिप है आसिफ ज़रदारी के पास, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो SCCP का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक जब वो पाकिस्तान के सदर बन रहे थे तब भी वो पार्क लेन के डायरेक्टर थे, क्योंकि जो इन्होंने रिज़ाइन इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तैयार किया था वो रिज़ाइन SCCP में जमा नहीं करवाया गया था। और SCCP जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कंपनीज़ को डील करती है, उसने सर्टिफिकेट नहीं जारी किया था, उसने रिकग्नाइज़ नहीं किया था उस रेजिग्नेशन को। यही वजह है कि नैब ने ये एलेज किया था कि जब पार्क लेन का केस इसके ख़िलाफ़ अब आकर शुरू हुआ है तो उसने ये एक फ़ेक डॉक्यूमेंट बनाया है 1 सितंबर 2008 का, जिसमें यह कहा गया है, ये एलेज किया गया है कि आसिफ ज़रदारी ने 1 सितंबर 2008 को पार्क लेन कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था। और पार्क लेन कंपनी से रिज़ाइन करना ख़ुद ये बात बताता है कि आसिफ ज़रदारी अपने आप को गुनहगार और मुजरिम समझते थे, तभी उन्होंने ये ड्रामेबाजी की है और अपने आप को उस केस में से या उस करप्शन के जो चार्जेस हैं उसमें से बचाने के लिए आसिफ ज़रदारी ने ये रेजिग्नेशन दिया था। अब इसमें जो 17 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्ज शीट है वो मैं आपके साथ मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें असल चीज़ है वो आसिफ ज़रदारी और जो जज साहब का मुकालमा है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद अदालतों में ऐसी बात ना होती हो, और जो हम लोग एलेज कर रहे थे उन्होंने ये समझा कि शायद हमने बात करते हुए कुछ बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। तो जब ये आप चार्ज शीट जो इस वक्त मेरे पास है आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हम स्किप कर गए थे जो अदालत और आसिफ ज़रदारी के आपस में गर्मा गर्मी हुई है। इसमें यह कहा गया है कि आसिफ ज़रदारी ने यूनुस कुदवाई और इकबाल मेमन के ज़रिए जाली कंपनी पार्थनन बनाई। आसिफ ज़रदारी ने फ्रॉड के ज़रिए नेशनल बैंक से कर्ज़े का मंसूबा बनाया। अब जो इस सिनेरियो में जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो आसिफ ज़रदारी हैं, क्योंकि प्लानिंग करने वाला, शुरू करने वाला इस जुर्म को वो आसिफ ज़रदारी गिरदाना गया है। इस चार्ज शीट के अंदर कहा गया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल करवाई।
पहले इन्होंने, ये भी 1.5 अरब की बात हो रही है, 4 अरब वाला जो रेफरेंस है वो अभी फ़ाइल होना है, जो ज़िमनी रेफरेंस है। पहले रेफरेंस में सिर्फ 1.5 अरब रुपए का एलिगेशन है, और ये पैसे कोई चीज़ नहीं होते, चोरी चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, चाहे 1 अरब और खरब रुपए की हो। चोरी, जो हमारा कानून है वो चोरी की सज़ा एक ही बताता है, और वो उसमें कोई अमाउंट का कोई वो नहीं होता। कुछ लोग ये कहें कि अच्छा 1.5 अरब इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, तो ये करप्शन का केस कोई शायद कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं होती। चार्जशीट में कहा गया है कि 1.5 अरब रुपए की रकम की जब इसको छुपाने के लिए जाली अकाउंट्स में घुमाई जाती है आसिफ जरदारी की तरफ से, और आसिफ जरदारी को जब ये सारे इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए जाते हैं कि आपने एक कंपनी बनाई है और वो कंपनी पार्थेनन के नाम से, वो फ्रॉड और फेक कंपनी थी, और उस कंपनी की अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई थी जब आपने वो कर्ज़े के लिए नेशनल बैंक में अप्लाई किया, और नेशनल बैंक में अप्लाई करते हुए आपने जो उस कंपनी को के कर्ज़े के लिए जो 1.5 अरब रुपए का कर्ज़ा था, और ये बात मैं आपको कब की बता रहा हूँ, ये आज से 12-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब का 1.5 अरब और अब का 1.5 अरब ये भी आप जहन में रखें। कहा यह गया कि आपने जब ये कंपनी बनाई थी तो उस कंपनी के लिए, आपकी जो कंपनी थी पार्क लेन कंपनी थी, उसने उस फेक कंपनी के बतौर श्योरिटी जो डॉक्यूमेंट्स रखवाए जाते हैं जब भी आपको कर्ज़ा लेते हैं, तो जब आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाते हैं, तो उसके लिए आपने पार्क लेन की जो कंपनी है, पार्क लेन कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी दी, ये जज साहब ने लिखा। साथ कहा कि फिर आपने वो कर्ज़ा लिया 1.5 अरब रुपए का, और वो आपने पार्क लेन के अकाउंट्स में आपने ट्रांसफ़र करवाया, ये लिखा जज साहब ने। और साथ कहा कि फिर पार्क लेन के अकाउंट से वो 1.5 अरब जाली अकाउंट्स के ज़रिए, और वो जाली अकाउंट्स फलूदे वाला 20 करोड़ का था और 20 करोड़ रिक्शे वाला था, और बाकी और जाली अकाउंट्स थे, उनके ज़रिए ये 1.5 अरब रुपए मुंतकिल करवाई जाती है आसिफ जरदारी को। और इस तरीके से आसिफ जरदारी ने ये सारे का सारा ड्रामा किया, और इस केस के अंदर 2 साबका नेशनल बैंक के सदूर वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इसके अंदर जो रिक्शे वाला है और फलूदे वाला है, जिन अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, वो वादा माफ गवाह हैं। और इसके अंदर जो ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर उस फेक कंपनी का, वो भी वादा माफ गवाह बन चुका है। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म ऐद कर दी है। जज साहब ने कहा कि हमने फ़र्द जुर्म ऐद कर दी है, और साथ ये कहा कि जो मुल्ज़िम है उसने सेहत जुर्म से इनकार किया है, उसने इन इल्ज़ामात को नहीं माना। साथ अदालत ने कहा कि जज आज़म ख़ान साहब ने कहा कि मुल्ज़िम ने, आसिफ जरदारी ने अदालत के साथ बहस भी की है, और आसिफ जरदारी ने जज से मुकालमा करते हुए कहा है कि आप ये लिख दें कि वकील सुप्रीम कोर्ट में भी थे, फिर भी आपने फ़र्द जुर्म आयद की है। जज साहब कहते हैं कि ये आसिफ जरदारी ने मेरे साथ मुकालमा किया है कि आप ये लिख दें कि वकील मौजूद नहीं था, फ़ारूक एच नायक उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, और उन्होंने अलर्ज किया था कि एक बड़ा अहम केस था जिसमें मौजूद थे। अब फ़ारूक एच नायक के लिए आसिफ जरदारी से ज़्यादा, चाहे वो पैसों की मद में हो, चाहे उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट केस और कौन सा हो सकता है कि वो आसिफ जरदारी का केस छोड़कर चले गए थे। अब क्योंकि वो चाहते थे कि चले एक तारीख़ इस तरह से मिल जाएगी कि वकील मौजूद नहीं है, मुल्ज़िम मौजूद है, मुल्ज़िम अदालत को कह देगा कि मेरा वकील मौजूद नहीं है, और आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना लगाई जाए। ये तो जज आज़म ख़ान साहब ने बड़ी हिम्मत की है, और उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो आसिफ जरदारी कहते हैं जनाब ये ऑर्डर में लिख दें कि वकील मौजूद नहीं था, उसके बावजूद फ़र्द जुर्म लगाई गई है। साथ आसिफ जरदारी कहते हैं तो कि आप, साथ आसिफ जरदारी ने अदालत को कहा कि आप रूलिंग दे दें कि अगर वकील मौजूद ना हो तो केस खुद भी लड़ा जा सकता है। आसिफ जरदारी जज को कह रहे हैं कि आप ये कोई इस तरह का कानून भी बना दें अपने ऑर्डर में कि अगर वकील, अब ये तंज़न कह रहे हैं कि वकील मौजूद ना हो तो आप अपना केस, क्योंकि मुल्ज़िम को फिर केस लड़ने की उस तरह से जैसे हमारे बाकी कवानीन में या सिविल लॉ में जो भी शख्स है वो अपना केस लड़ सकता है, मुल्ज़िम के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं कि फिर आप रूलिंग दे दें कि मुल्ज़िम भी अपना केस खुद लड़ सकता है। जज आज़म ख़ान कहते हैं कि मैंने कहा, अदालत ने कहा कि मैं रूलिंग दे दूँ, अदालत ने कहा कि फिर मैं रूलिंग दे दूं, क्योंकि अदालत के पास सारे इख्तियारात तो हैं, अदालत इजाज़त दे दे कि आसिफ जरदारी को वकीलों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद केस लड़ रहे। तो फिर वो खामोश हो गए। और साथ अदालत ने कहा कि हमने मुल्ज़िम को ये कहा कि अदालत किसी भी वकील को ज़बरदस्ती नहीं बुला सकती, और आप मुझसे रूलिंग ना मांगें, आप साबका सदर हैं,
और अगर अदालत ने कोई रूलिंग दे दी तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, और इसलिए आप उस मामले में न पड़ें जिसके ऊपर फिर अदालत ने कहा कि मुलज़िम खामोश हो गए। साथ आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जनाब के सामने पेश हुआ हूँ और मैं इंसाफ़ मांगूंगा और मुझे इंसाफ़ चाहिए, और जो आपने मेरे ख़िलाफ़ चार्जशीट पढ़कर मुझे सुनाई है, अदालत को कहा गया कि वो सारी झूठी है, उसमें कोई हकीकत नहीं है, और मैं अपने केस को सारे के सारे केस को मैं ख़ुद आकर मैं ख़ुद देख रहा हूँ और मैं इसको फेस करूँगा। साथ मुलज़िम ने जज से कहा है कि आप आकर ख़ुद कराची में उस इमारत को देख लें जो इमारत बनाई गई और जिसके ऊपर हमें ये कहा गया कि ये कर्ज़ा लिया गया है, तो आप ख़ुद समझ जाएंगे कि ये सारा झूठ था और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो अदालत ने कहा कि अदालतों का काम मौका पर जाकर विज़िट करना नहीं होता, जो केस प्रॉपर्टी होती है ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। अब उनके गवाह आ जाएंगे, आप उसके ऊपर जिरा करेंगे और फिर अदालत देखेगी, डॉक्यूमेंट्स को देख के, वकला को देख के, वकला की जिरा को देख के और सारे केस को देख के उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि क्या आप गुनहगार हैं या नहीं हैं, और फिर अदालत अपना फ़ैसला देगी। अदालत ने कहा कि अदालतों का काम फ़ैसला देना है, अदालतों का काम जाकर मौक़ों पर विज़िट करना नहीं है, जिसके ऊपर फिर अदालत कहती है कि मुलज़िम खामोश हो गया है। ये आसिफ जरदारी जो अपने आप को शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस थे और इस चक्कर में ही उन्होंने उनको मौका मिल सकता था, और आम रूटीन में हम देखते हैं कि जिस दिन वकील साहब मौजूद नहीं होते मुलज़िम कह देता है, अदालतें रिलीफ़ दे देती हैं, लेकिन इस केस में आज़म खान साहब ने रिलीफ़ नहीं दिया। तो उसकी मुझे जो वजह नज़र आती है, एक तो गलत दरख्वास्तें हैं जो 1 महीना उन्होंने अदालतों के प्रोसेस के साथ अब्यूज़ किया है, और फिर अहम बात, और वो अहम बात ये कि जज आज़म खान साहब ने ये देख लिया था कि इस सारे के सारे मामले में जो आसिफ जरदारी है उसका कंडक्ट ये बता रहा है कि ये केस के साथ खेल रहे हैं, अदालतों के साथ खेल रहे हैं, और ऐसे लोगों को रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए। तो ये चार्जशीट जारी हो गई है और 1 सितंबर के लिए अदालत ने तलब किया हुआ है मुलज़मान को। अब देखते हैं कि 1 सितंबर को मुलज़मान भी आएंगे, गवाह भी आएंगे, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।